हमेशा से एक चर्चा हमेशा केंद्र बना रहता है पॉलिटिक्स में। वो है कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन, या मोदी जी के बाद कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और ज्यादातर लोग ऐसे बहुत टाइम से या सालों से मानने वाले लोग हैं कि योगी आदित्यनाथ में वो जो एक पॉपुलैरिटी है राजनीति में, वो नरेंद्र मोदी के बाद उनके सक्सेसर हो सकते हैं। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसे घटती हैं जो आपको एक नई दिशा में सोचने के लिए मजबूर करती है। अब वो घटनाएं क्या हैं? क्या वो घटनाएं ऐसी इंगित करती हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह ही उनके सक्सेसर होंगे, या अमित शाह देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? मैं आपको क्रमशः कुछ घटनाओं का जिक्र करूंगा, उसके बाद इस पे हम एनालिसिस करेंगे और आप भी समझने का प्रयास कीजिए। ये मेरा व्यक्तिगत आकलन है, मैं गलत भी हो सकता हूं, सही भी हो सकता हूं, लेकिन जो तथ्य होते हैं, जो पब्लिक डोमेन में चीजें होती है, उसी को एक साथ जोड़ जाड़ के हम एक रूप साकार देते हैं अपनी एनालिसिस का। तो मेरा एक मतलब देखने का जो नजरिया है, जो घटनाएं घटनाक्रम हुई विगत कुछ सालों से लेकर और अभी, उस घटनाओं को मैं एक आकार देने का अगर प्रयास करता हूं तो इसमें ये जो मैं बात बोल रहा हूं ये काफी ज्यादा फिट बैठती है। आपने देखा होगा, हम शुरुआत करते हैं जब वक्फ बिल पे पार्लियामेंट में बहस चल रहा था। उस समय जो अमित शाह हैं, उन्होंने जिस तरह से मोर्चा संभाला, ये डेडिकेशन दिखाता है कि अमित शाह के मतलब लेवल का लीडर। बहुत लोगों को एक तरह से देखा जाए तो उनकी जो कार्य प्रणाली है या उनने जो किया है, उसको थोड़ा सा सतही तौर पे उसको आकलन करते हैं। लेकिन अगर पूरी उनकी जीवन की एनालिसिस करेंगे, मोटा मोटी मैं पूरे लाइफ की नहीं बोल रहा हूं, जो विगत 10-12 साल 14 साल में देखेंगे, तो आपको लगेगा कि मैं जो बोल रहा हूं उसमें काफी सच्चाई है। डेडिकेशन, किसी भी नेता को उसके कार्य के प्रति उसका डेडिकेशन उसको आगे लेके जाता है, और उसके कार्यों में जो उसकी जिम्मेदारी होती है उसमें सफलता भी दिलाता है। ये वक्फ बिल पे आपने देखा होगा कि किस तरह से लोकसभा या राज्यसभा में लगातार अमित शाह बैठे रहे, मोर्चा संभाले रहे। मैं शायद, आप लोगों को याद होगा तो मुझे नहीं लग रहा कि 2 बजे तक चर्चा दोनों सदनों में लगा, मतलब करीब करीब हुआ, तो काफी आधी रात तक। और अमित शाह मुश्किल से 1-2 मिनट के लिए कहीं गए होंगे, तो मैं तो नहीं देखा कि कहीं गए हो। एक व्यक्ति जिसको शुगर है, डायबिटीज है, और उसके बाद उस तरह से आधी रात तक मोर्चा संभाल के रखना, और हर, ऐसा नहीं केवल बैठे रहना, हर में इंटरवेन करना, हर चीज को अपने जो नेता बोल रहे हैं, अगर कोई उनके लिए परेशानी खड़ा कर रहा है सभा में, पार्लियामेंट में, तो उसका जवाब भी देना, ये दर्शाता है उनका डेडिकेशन को। अब आते हैं उनके कार्य जो उन्होंने जो किया है। पहले बाद में मैं क्यों बोल रहा हूं वो भी बताऊंगा। वो, अगर नरेंद्र मोदी 2002 से एक बड़े नेता के रूप में उभरे, तो ये मान के चलिए कि अमित शाह का इसमें बहुत बड़ा रोल है। आप उनको डिनाई नहीं कर सकते। इसीलिए अमित शाह को हमेशा से नरेंद्र मोदी जो हैं वो लाइक करते हैं और अपने साथ रखते हैं। जब वो प्रधानमंत्री थे, बने, सॉरी, तो वो उनको गुजरात से लेकर और यहाँ लेकर आए अपने साथ। पहले रक्षा मंत्री, अब गृह मंत्री हैं, बीजेपी का अध्यक्ष भी रहे 2 बार। जो उन्होंने अध्यक्ष रहते हुए जो बीजेपी को एक इतने बड़े मजबूत पार्टी के रूप में खड़ा किया, बूथ लेवल से लेकर सेंट्रल लेवल तक, ये अमित शाह के अलावा उनके पहले के किसी भी पार्टी के अध्यक्ष वो नहीं कर पाए। नितिन गडकरी भी रहे, राजनाथ सिंह भी रहे, लेकिन आप खुद से तय कीजिए कि दोनों के
कार्यकाल में और अमित शाह के कार्यकाल में बीजेपी का फैलाव कितना होगा, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। हमें गहन विस्तृत उसकी जानकारी, उस पर एनालिसिस नहीं करना। ओवरऑल आप देखिए तो अमित शाह ने किस तरह से बीजेपी को खड़ा किया एक बहुत मजबूत पार्टी के रूप में। और आज भी जब जेपी नड्डा उसके अध्यक्ष है, तब भी किसी भी चीज के लिए अगर तय करना होता है तो अमित शाह को ही आगे किया जाता है। कहने को जेपी नड्डा अध्यक्ष है, लेकिन ज्यादातर जो डिसीजन हो या जो ऐसे जहां पे फंस जाती है बीजेपी, वहां पे अमित शाह की एंट्री ही उस जो चीजों को सही करती है। ये उनका अपना ओहरा है और उनका डेडिकेशन, उनके काम पे कंट्रोल है, ये दिखाता है। उसके बाद जब वो गृह मंत्री बने तो आपने गृह मंत्री के रूप में देखा होगा कि किस तरह से, चाहे आप देख लीजिए कि जिस तरह से एक माओवाद का आपने देखा होगा कि रेड जो कॉरिडोर है, किस तरह से देश में एक बहुत बड़ा हुआ बना था, या बोल सकते कि एक बहुत बड़ा खतरा था देश के लिए। आज के टाइम में कुछ जिलों, कुछ कस्बों में सिमट कर रह गया माओवाद। उसका देन किसको देते हैं? एक टाइम में जहां पे लोग जाने में कतराते थे, आज वहां पे माओवाद का या जो नक्सल लोगों का सफाया हो गया। आप जाकर देखिए 2014 से पहले, खासकर जब अमित शाह गृह मंत्री बने उसके पहले, क्या इस तरह लोग खुलकर घूम सकते थे छत्तीसगढ़ से लेकर जो उनका कॉरिडोर है? नहीं। आज वो भी एक शांतिप्रिय डेवलपमेंट होने लगा है। और वहां पे करीब करीब नक्सल, जो अमित शाह ने बोला था ना कि मैं 2000, उन्होंने एक टाइम लाइन दिया था कि इस समय तक पूरा जो नक्सल फ्री स्टेट हो जाएगा, वो मैं करके दिखाऊंगा। और वहां पे पहुंचने में 1-2% का ही मुझे लग रहा फर्क होगा, काफी हद तक, या बोल सकते हैं कि करीब करीब पूरी तरह से नक्सलवाद समाप्त हो गया है। ये दिखाता है अमित शाह का गृह मंत्री के रूप में डेडिकेशन, उनका कार्य प्रणाली। देखिए कोई भी चीज होता है, आप ये नहीं बोल सकते कि कोई, अब आप ये समस्याएं जो है मणिपुर उठा लीजिए, कोई भी आज जो नॉर्थ ईस्ट की जो समस्याएं थी, आज जो शांत है उसको शांति बोलेंगे। आप पहले का उठा लीजिए, 90s के दौर में हर जगह देश में समस्या थी, मतलब महीनों महीनों बंद होते थे स्टेट। आज वो पूरे भारत में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे कर्फ्यू लगता है और जहां पे बाजार बंद होती हैं, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। ये अमित शाह की देन है। करीब करीब नॉर्थ ईस्ट में भी शांत है। अब लोग बोलते हैं कि यार मणिपुर में देखो, ये ऐसा नहीं कि अभी घटनाएं शुरू हुई थी, ये कई सालों से आप जाइए, उनकी पॉलिसी जो कांग्रेस की रही है उसकी वजह से चलती रही है। और 90s के दौर में क्या हालत थी, आप जाकर देखिए किस तरह से बंद होता था, आगजनी होती थी। आप जाकर आसाम से लेकर मणिपुर, अरुणाचल में आप जाकर देखिए, तब आपको पता चलेगा। आज में देखिए, अपने आप में कोई चीज भी सही नहीं हो जाएगा, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे उस समय के परिस्थिति, आज के परिस्थिति, तब आपको पता चलेगा कि परिस्थिति क्या है। आज जो भारत में जो आतंकी घटनाएं घटती हैं, अभी उन्होंने डाटा भी दिया, अभी जब ये ऑपरेशन सिंदूर पे बहस हो रहा था कि कितने घटनाएं घटती थी, आज कितनी घटती है, कितने लोग हताहत हुए, आज कितने हताहत हुए, सिविलियन की बात, कितने अपने सैनिक अपने जान गंवाए, आज कितने गंवाए। कश्मीर से लेकर पूरे भारतवर्ष का उन्होंने डाटा दिया और चौंकाने वाले डाटा था। तो इसमें आप किसको मानेंगे? अमित शाह की देन है। उसके बाद देख रहे हैं कि आप भारत, जब वो अध्यक्ष थे बीजेपी में, कितना बदलाव किया और नक्सल का कैसे किए। और उसके बाद कश्मीर समस्या में जिस तरह से धारा 370 और 15 खत्म हुआ अनुच्छेद, उसके बाद से जिस तरह से जो लोग बोलते हैं अरे यार कुछ भी नहीं हुआ, आप सोच सकते थे जब भी चुनाव हो रहा था तो आज तक से लेकर जितने भी मीडिया हाउसेज है, लाल चौक पे जाकर वहां पे उन्होंने
कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसकी सरकार बनेगी, इस पे डिबेट जैसे हर जगह मुख्यमंत्री का बनाते हैं और करते थे। ये पॉसिबल था, आप जाके देख लीजिए 2014 के पहले या 2019 के पहले ही आप देख लो कि कभी ऐसा होता था क्या। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन आया, और परिवर्तन आप नहीं बोले कि अभी कुछ किया अभी हो गया। जब आप बीज डालते हैं तो पौधा बनने में, पेड़ बनने में टाइम लगता है। तो अब पेड़ अब दिखेगा जब पेड़ बनेगा तब। फल तो ऐसा नहीं कि आम का पेड़ लगाया, आम फटाफट जैसे ही आपने बीज डाला आम का पेड़ लगाया और पौधा वो पेड़ हो गया और आम भी निकलने लगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये घटना घटी। उसके बाद अब देखिए जो किस तरह से बीजेपी जो है, अब जो मैं क्यों बोल रहा हूं कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर पे आते हैं, कि ऑपरेशन सिंदूर पे जो लोकसभा में पहले 16 घंटे का बहस हुआ, तो उसके जो लीड किया प्रधानमंत्री ने एनडीए को या बीजेपी को, और अंत में उनका जो भाषण था वो उनका हुआ। लेकिन जो राज्यसभा में भाषण था उसका नेतृत्व किया, जबकि जेपी नड्डा राज्यसभा के बीजेपी की तरफ से नेता थे, लेकिन उसको नेतृत्व किसने किया? अमित शाह ने किया। तो कहीं ना कहीं आपको शिफ्टिंग दिखता हुआ आपको दिखेगा कि अमित शाह जो है धीरे धीरे बीजेपी के और जो प्रधानमंत्री मोदी का भरोसा जो बढ़ता जा रहा है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में जितने भी चीजों का या मंत्रियों का या जितने भी बड़े फैसले होते हैं उसमें नजर रखना वो अमित शाह ही करते हैं। पार्लियामेंट से लेकर हर जगह वही नेतृत्व करते हैं। तो एक तरह से उनको प्रधानमंत्री के बाद धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपको शिफ्टिंग दिखता मिलेगा कि कल को अगर मोदी जी के बाद अगर कोई आएगा तो पहले से ही अमित शाह को इन चीजों का अनुभव है। मैंने तो सुना था कि जब कहीं पढ़ रहा था इनके बारे में तो देखा था कि उनको फिनांस का भी काफी नॉलेज है। कैसे उन्होंने जो गुजरात है उसमें क्या क्या फाइनेंशियल में चेंजेस किए, आर्थिक नीति में क्या चेंजेस किए, सब मैं पढ़ रहा था कहीं पे। अब देखना पड़ेगा मेरे को। तो सारे चीजों पर उनका पकड़ है, और यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री उन पर जितना भरोसा करते हैं और धीरे धीरे जो उनके ऊपर जिम्मेदारियां देते जा रहे हैं या खुद से जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही है, ये दर्शाता है। या फ्रंट फुट पे आपको प्रधानमंत्री के बाद वही दिख रहे हैं। पहले भी दिखते थे, लेकिन अब आपको देखेगा कि पार्लियामेंट में नेतृत्व वही कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री नेतृत्व करते थे। अब उनकी अनुपस्थिति में वही नेतृत्व कर रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले प्रधानमंत्री, आप जितने भी भाषण उठा के देख लीजिए, जितने भी महत्वपूर्ण बिल पे जो डिबेट हुआ है उसमें प्रधानमंत्री ने, दोनों जो सदन है उसमें प्रधानमंत्री ने नेतृत्व किया है। लेकिन पहली बार ऐसा किया, ऐसा नहीं कि कांग्रेस के टाइम में नहीं हुआ, एक ही बार हुआ है मेरे ख्याल से। लेकिन दोनों के कल्चर में अंतर है। आज जो अमित शाह कर रहे हैं वो दिखाता है कि कैसे प्रधानमंत्री के अनुपस्थित में आप सदन को नेतृत्व करने के लिए अमित शाह ही आगे आ रहे हैं। और ये जब वक्फ बिल पे हुआ था तो पूरी तरह से मुझे तभी लग गया था, एक तो उनको लग गया है कि उनका डेडिकेशन है, कि उनको इससे नहीं है, उनको लगता है कि मुझे अपने पार्टी को कभी भी जब जरूरत हो तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए, और वो समय नहीं देखते। और इतना डेडिकेटेड बनना तो मुझे तो मतलब मुश्किल से, अब मुझे केवल अगर उनकी आलोचना करने के लिए बैठ के और खोद खोद के निकालिए तो अलग बात है, वो तो एक अलग विषय हो गया। लेकिन अगर उनकी डेडिकेशन के ऊपर जाइएगा तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि अमित शाह के डेडिकेशन का लीडर आज के टाइम में बीजेपी में भी कोई नहीं है। और यही उनको कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ से उनको आगे ले जाके खड़ा करता है। मैं ये जब बोल रहा हूं तो ये बहुत ही जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि पॉपुलैरिटी के मामले में देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ अमित शाह से आगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पॉपुलैरिटी ही लीडर बना देता है ऐसा भी जरूरी नहीं है। ये जरूर है कि नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बीजेपी के बने तो अपने पॉपुलैरिटी के आधार पर बने थे। लेकिन आज के टाइम में अगर पॉपुलैरिटी देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ और अमित शाह में ज्यादा फर्क नहीं है।
हाँ, ये जरूर है कि योगी आदित्यनाथ पे जो एक कोर वोटर है, जो हिंदू आइडियोलॉजी को ज्यादा मानने वाले हैं, ज्यादा बिलीव करते हैं, योगी आदित्यनाथ को माने। आज ये योगी आदित्यनाथ लार्जर देन लाइफ लीडर बन के उभरे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये मेरा आकलन है कि अनुभव अमित शाह का उनसे थोड़ा, अगर पॉपुलैरिटी अनुभव दोनों मिला के देखा जाए तो अनुभव कहीं ना कहीं अमित शाह को योगी आदित्यनाथ से आगे खड़ा करता है। अब सवाल ये भी उठ सकता है कि भाई ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे तो उस समय तो उनको अनुभव नहीं था प्रधानमंत्री का, बाद में आए, उसके बाद धीरे धीरे अनुभव हुआ। लेकिन इस समय मुझे ऐसा लगता है बीजेपी वैसा कोई रिस्क नहीं उठाए, क्योंकि बीजेपी एक ऐसे जगह पे अब चल रही है जहां से उसको मतलब अपराजय घोषित कर सकते हैं हम, जिसको हरा नहीं सकते आप। और इस समय मतलब मुझे लग रहा थोड़ा सा भी अगर मतलब 10% का भी अगर लगे आपको, लेकिन लगे कि योगी आदित्यनाथ को लाने से 10% का भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक स्टेट का, देखिए पहले आप रिस्क उठा सकते थे, लेकिन आप जब क्या होता है कि आप एक लेवल पे पहुंच गए तो वहां पे रिस्क फैक्टर थोड़ा आप कम उठाना चाहते हैं। और अमित शाह पहले से लीड कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में राजनाथ सिंह लीड नहीं करता, अमित शाह लीड कर रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि अमित शाह को अनुभव ज्यादा है, मतलब ये सरकार चलाने का और कैसे लीड करना है, सदन में कैसे लीड करने का, पूरा ओवरऑल एक गृह मंत्रालय की वजह से पूरे भारत में उनकी पकड़ भी है प्रशासन पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो ये दर्शाता है। और विगत दिनों में एक और चीज दी है जो आपने इसको इसके साथ भी आप तालमेल कर सकते हैं कि आपने बहुत सुना होगा, मैंने भी सुना, इसमें मैंने वीडियो भी बनाया है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में बनती नहीं है। लेकिन अब देखिए कि अमित शाह, एक आपने कुंभ मेला के बाद जो महाकुंभ हुआ उसके बाद दोनों की दूरियां, अब मैं तो नहीं जानता कि दूरी थी या नहीं थी, हम तो केवल जो समाज जो प्लेटफॉर्म पे राजनीतिक में मीडिया में चल रहा है या घटनाएं चल रही है उसको आकलन करते हैं, एक रूप देते हैं। लेकिन अब उसी को देख के अगर हम आकलन करें तो दोनों की दूरियां, अगर दूरी होगी तो कम हुई है। तो कहीं ना कहीं ऐसे अब जो पहले केवल नरेंद्र मोदी का नाम लेते थे योगी आदित्यनाथ, आज के टाइम में वो अमित शाह का भी नाम लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब मोदी जी के बाद अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की एक टीम बनेगी, ऐसा मेरा आकलन है। क्योंकि दोनों लोग मिलकर इस देश को चलाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। अमित शाह के बाद योगी आदित्यनाथ का समय आएगा। अगर इसी तरह उनकी पॉपुलैरिटी कायम रही तो नेता का पॉपुलैरिटी कब खत्म हो जाता है, राजनीति में कब चढ़ जाता है, मैंने भी नहीं सोचा था कि अमित शाह की मतलब अमित शाह इस लेवल पे आ सकते हैं। लेकिन आज के अगर पूरी घटनाओं को अगर हम आकलन करें तो ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ पॉपुलैरिटी में आगे हैं, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव और वो पॉपुलैरिटी भी दोनों मिला के देखा जाए तो अमित शाह कहीं ना कहीं मतलब आपको बोलेंगे कि एक आगे बढ़ते हुए देगा, मतलब एक आगे बढ़ते हुए दिखते हैं आपको। और इसीलिए दोनों के बीच में मुझे लग रहा है कि मतलब एक साथ आने का ये कि अब आगे भविष्य में ये दोनों ने ही देश को लीड करेंगे, ऐसा अनुभव होता है। और आने वाले दिनों में 9 तारीख को उपराष्ट्रपति का चुनाव है, तो मेरा है कि बीजेपी से मुझे लगा आरिफ मोहम्मद खान को बना सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, क्योंकि अब वो लोग जो पहले बहुत धनकर में झटका लगा उनको कि वो पूरी तरह से वो संघ के नहीं थे वो, तो अब किसी को ऐसा रिस्क नहीं, बड़े पद पे बैठाने के लिए ऐसे लोगों को रिस्क नहीं ले सकते जो मतलब वो बाहर से आए। तो आरिफ मोहम्मद खान का मुझे लग रहा है चांसेस ज्यादा, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। और आने वाले दिनों में कौन बनेगा जो बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष, वो 24-25 सितंबर तक पता चल जाएगा। काफी डेट टलता रहा है, तो अमित शाह ने इसके ऊपर जवाब भी दिया है कि बहुत बड़ी पार्टी है, कि कोई परिवार की पार्टी नहीं है। अखिलेश यादव को बोला कि कल बैठ के तय कर दे कि भाई 25 साल के लिए आप ही अध्यक्ष रहोगे, तो ये कहना था। आपको मेरा आकलन कैसा लगा जरूर बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के अंक में इतना ही।